हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स के कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर या फिर हम बोल सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की थ्योरी टाइप होंगे ये सारे। इनको हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से थ्योरीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज मैं थोड़ा धीरे बोलूंगी तो आप लोग अपनी वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, क्योंकि मेरे गले में प्रॉब्लम है तो मैं ज़्यादा तेज नहीं बोल पाऊंगी। सो आई एम रियली सॉरी। और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ आज अगर हमने आज के पीडीएफ में जितने भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं वो हमने अगर सारे डिस्कस कर ली तो आज ही मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, in the absence of a clause in the articles of association, the maximum interest chargeable on calls in arrears is 10% per annum। यानी कि आपने कंपनीज एक्ट 1956 और कंपनीज एक्ट 2013 दोनों पढ़े होंगे। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह से आते हैं कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर हमें जो आंसर करना है वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग करना है। देखिए, अगर वहाँ पर आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हो कि वो 1956 के अकॉर्डिंग दिया है या फिर 2013 के अकॉर्डिंग, तो फिर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप वहाँ पर आंसर करिए। और अगर ऑप्शंस वहाँ पे तो 1956 के अकॉर्डिंग भी दे रखा है और 2013 के अकॉर्डिंग भी दे रखा है, तो आपको सिर्फ 2013 का ही वहाँ पे क्या करना है, टिक करना है, क्योंकि लेटेस्ट अभी 2013 का ही है और आपको उसी को टिक करना है। देखिए, 2013 के अकॉर्डिंग जो कॉल्स इन एरियर्स है उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज होगी वो 10% है। और आपको याद होगा 1956 के अकॉर्डिंग ये कितना था, 5% था। तो अगर 5% दे रखा है, वो मेंशन नहीं है कुछ भी कि किस एक्ट के अकॉर्डिंग पूछा है, तो आप 5% लिखेंगे। और अगर साथ में 10% भी है तो आपको 10% ही वहाँ पे टिक करना होगा। बट आप ये याद रख करके चलिए कि 1956 में 5% बताया गया था और 2013 में इसे 10% कर दिया गया है। होप यहाँ पर ये सारी चीजें क्लियर हैं आपको। सेम उसी तरह से एक और क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बहुत पूछा गया है अब तक। According to Companies Act 2013, in the absence of a clause in the Articles of Association, the maximum interest payable on calls in advance is 10 or 12% per annum। देखिए, वो था कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर पर जो इंटरेस्ट होगा मैक्सिमम वो 10% है, लेकिन एडवांस की बात की जाए तो एडवांस पे जो इंटरेस्ट आपको दी जाएगी वो है 12%। तो पहले क्या था, 1956 के अकॉर्डिंग ये 6% था। ठीक है, तो आप इतना याद करके चलिए कि अगर आपको पे करना है तो आपको 10% पे करना है और आपको मिलेगा 12%। कॉल्स इन एडवांस, जब भी शेयर होल्डर ने एडवांस में पेमेंट किया होगा तो उसको उसका इंटरेस्ट मिलेगा 12% के हिसाब से। और अगर उसने पेमेंट नहीं किया है तो वहां पर उसको जो नेक्स्ट जब भी वो कॉल पे करेगा तो वहां पर उसको 10% इंटरेस्ट के साथ उसको पे करना होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो कि आपको पता होनी चाहिए। लास्ट टाइम पार्टनरशिप से 10 से 15 क्वेश्चंस आए थे, तो आपको पार्टनरशिप इस बार बहुत अच्छे से पढ़नी है। देखिए, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें हैं जो कि इंक्लूड होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि फर्म का नाम उसके अंदर मेंशन होना चाहिए, और पार्टनर का नाम और उन पार्टनर के एड्रेस यानी कि उनके रेसिडेंस एड्रेस यहाँ पे होने चाहिए। नेचर ऑफ द बिजनेस यानी बिजनेस किस नेचर का है, ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस का है, किस नेचर का है। फिर टर्म एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि अगर वो लिमिटेड पार्टनरशिप है तो वो कितने टाइम के लिए है, यहाँ भी मेंशन किया जाना चाहिए। फिर है अमाउंट ऑफ कैपिटल, यानी कि कौन सा पार्टनर कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है कैपिटल में, ये यहाँ पे मेंशन होगा डीड के अंदर। फिर है द ड्राइंग्स दैट कैन बी मेड बाय ईच पार्टनर, यानी कि कोई भी पार्टनर अगर ड्राइंग करता है तो वो कितने अमाउंट तक ड्राइंग कर सकता है। अगर आप यहाँ पर लिमिट नहीं फिक्स करेंगे तो वो कब कितनी भी ड्राइंग ले सकते हैं, जिससे बिजनेस पे क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मेंशन होगी कि कोई भी पार्टनर जो है वो 2 लाख या 3 लाख से ज्यादा की ड्राइंग नहीं कर सकता, तो यहाँ पर ये चीजें भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगी। उसके बाद आता है इंटरेस्ट, यानी कि अगर कोई भी कैपिटल लाता है या फिर ड्राइंग करता है तो उस पर कितनी इंटरेस्ट कितने परसेंट से चार्ज की जाएगी। ठीक है, ये भी इसमें मेंशन किया जाएगा। पार्टनर के राइट्स क्या क्या होंगे,
उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, रेमुनरेशन किसी भी पार्टनर को कितना दिया जाएगा, अगर दिया जाएगा तो कितना होगा, और नहीं दिया जाएगा तो ये भी मेंशन साफ होना चाहिए कि कोई भी पार्टनर को किसी भी तरह का रेमुनरेशन नहीं दिया जाएगा। फिर है द मेथड यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल, यानी कि जो पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर जब गुडविल कैलकुलेट होगी तो उसका कौन सा मेथड यूज किया जाएगा, ये भी पार्टनरशिप डेट में पहले से मेंशन होना चाहिए। फिर है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो। आप सबको ये पता होगा कि अगर पार्टनरशिप डेट एब्सेंस होती है या फिर पार्टनरशिप डेट में ये सब चीज़ें डिफाइन नहीं होती हैं, तो वहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इक्वल के बेसिस पर। लेकिन अगर आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मेंशन करना होगा आपको कि आपको 2:3 करना है, 1:4 करना है, या फिर 2:1 करना है, कितने परसेंट रेशो आपको रखना है प्रॉफिट शेयर जो लॉस है हमारा उसको शेयर करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की जाएंगी, और अगर एब्सेंस होगी पार्टनरशिप डेट में इन सब चीज़ों की तो वहाँ पे इक्वल होगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बने थे, मैं सारे क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी कि पार्टनरशिप से आपके एग्जाम में जो 2020 का एग्जाम था उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे और 2019 में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि आप जैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आकर एग्जाम से आकर हमें वो सारे क्वेश्चंस बताए थे। ठीक है, तो आप बस हमारे साथ बने रहिए, आपको वो सारे क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए द मेन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, 3 मेन रूल्स होते हैं अकाउंटिंग के, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। जैसे कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फिर है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। थर्ड है हमारा डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। अब ये रूल्स किस किस के हैं, इनको किस तरह से याद किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक ट्रिक की वीडियो है उसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं, तो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी या फिर आई बटन पर वहाँ पर भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप इजीली वहाँ जाके उनको याद कर सकते हैं। क्योंकि कई स्टूडेंट का ये भी कहना था कि उनको ये सब याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप अगर वो वीडियो देख लेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो आप वहाँ जाकर ये देख सकते हैं। तो ये 3 रूल होते हैं जिसके बेसिस पर आप इजिली इन सब चीज़ों को याद कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो है, अगर हम बात करें किस किस अकाउंट से रिलेटेड है, टोटल हमारे कितने अकाउंट होते हैं, 3 अकाउंट होते हैं, जो कि अभी हम फर्दर उसको पढ़ेंगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये किसका है, ये पर्सनल अकाउंट का है, पर्सनल अकाउंट का रूल है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये किसका है हमारा, ये हमारा किसका है, ये है हमारा, बताइए जल्दी कमेंट सेक्शन में, जल्दी जल्दी बताइए, आपने तो पढ़ा होगा, बताइए। ये हमारा रियल का है एंड ये हमारा नॉमिनल का है। नॉमिनल के अंदर सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस आते हैं, रियल के अंदर हमारे असेट्स के बारे में बताया जाता है, जबकि पर्सनल में हमारा बताया जाता है पर्सन के नाम या फिर जो पर्सन रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं डायरेक्ट किसी इन सब चीज़ों को, उनको लेकर या किसी ऐसे इंस्टीट्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमारे पर्सनल अकाउंट के अंदर डिफाइन की जाती हैं। ठीक है, देखिए ये रूल्स हैं, अभी मैंने आपको बताया था, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पर्सनल अकाउंट में आता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में आता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट में आते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो आप इन अकाउंट के अकॉर्डिंग इनको याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर किसका रूल है, पर्सनल का है, रियल का है, नॉमिनल का है। थर्ड ऑप्शन वो आपको ऐसे ही उठा के दे देंगे कि कैश का है, तो कैश का तो रूल हो ही नहीं सकता, वो कट गया। आपको 3 में से पहचानना होगा, तो ये हमारा पर्सनल का है। ठीक है, तो इन रूल्स को याद कर लीजिए, डबल एंट्री सिस्टम के ये रूल्स हैं जिनको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। अब देखिए, अभी हमने बात की थी, तो इसको एक तरह से ये देख लेते हैं कि हमारे कितने तरह के अकाउंट होते हैं। देखिए बेसिकली 3 तरह के अकाउंट होते हैं, लेकिन इसको डिफाइन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर 2 तरीके से डिफाइन किया गया है, जैसे कि ये है टाइप्स ऑफ अकाउंट, ये हमारे 2 होते हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में आते हैं 3 तरह के लोग, जैसे कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट, यानी कि नेचुरल पर्सन अकाउंट का मतलब यानी कि खुद का खाता जिनका होता है। ठीक है, और एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन और एक होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। देखिए नेचुरल पर्सन की हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे सुधीर का खाता, सुशील का खाता, शरद का खाता, राम का खाता। ठीक है, यानी कि अकाउंट। और आर्टिफिशियल में होते हैं जो
जैसे कि आपने क्रिएट कर दिया लेकिन वो रियल में कोई पर्सन है नहीं, वो एक पर्सन के ग्रुप होते हैं। जैसे कि इसमें आ जाता है हमारा इंश्योरेंस कंपनी आ गई, बैंक आ गई, कंपनी आ गई, कॉलेज आ गया, क्लब आ गया, गवर्नमेंट आ गई। इनके अकाउंट को हम आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं क्योंकि ये हमने क्रिएट किए हैं, ये है नहीं। ठीक है, ये पर्सन के जो ग्रुप हैं उनके द्वारा रिप्रेजेंट किए गए हैं, क्रिएट किए गए हैं, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन कहलाते हैं। अब आता है हमारा थर्ड, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं या फिर जो पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो यहाँ इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे कि आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है वो हमारा इसके अंदर पार्ट होता है, क्योंकि ये एक तरह से जो पर्सन अकाउंट है, जो पर्सन से रिलेटेड चीजें हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इनको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि हो गया हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, प्रीपेड रेंट हो गया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का पार्ट होते हैं। वहीं अगर हम आते हैं सेकंड पार्ट पे, जो कि हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट हमारे दो तरह के होते हैं, जैसे कि एक है हमारा रियल अकाउंट, एक है हमारा नॉमिनल अकाउंट, जो भी मैंने आपको ऊपर भी बताया था। देखिए रियल अकाउंट जो होते हैं अगर हम बात करें तो इसको भी हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा हमारा टेंजिबल, एक हो जाएगा हमारा इनटेंजिबल। टेंजिबल अकाउंट वो होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, मोटर साइकिल हो गई, और हमारी लैंड हो गई। ये हमारे क्या है, टेंजिबल है, जिनको हम टच कर सकते हैं। स्टॉक हो गया, स्टॉक को भी हम टच कर सकते हैं। कैश हो गया, उसको हम भी टच कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी में दूसरी बात करें इंटेंजिबल की, तो देखिए इंटेंजिबल में आती हैं ऐसी चीजें जिनको हम टच नहीं कर सकते लेकिन हमारे असेट्स होती हैं। जैसे कि ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क को हम टच नहीं कर सकते। पेटेंट, उसको हम टच नहीं कर सकते। गुडविल टच नहीं कर सकते लेकिन इनकी अपनी वैल्यू है, ये हमारे लिए एज अ असेट काम करती हैं। ठीक है, तो रियल अकाउंट क्या हो गई, दो टाइप की, टेंजिबल, इंटेंजिबल। एज अ असेट ये ट्रीट की जाती हैं। टेंजिबल में वो जिनको हम टच कर सकते हैं, इंटेंजिबल वो जो असेट्स होती हैं लेकिन टच नहीं कर सकते, जैसे गुडविल। ठीक है, आई होप रियल अकाउंट तक क्लियर है। ठीक है, और फिर आ गया हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट की यहाँ पर बात करें तो नॉमिनल अकाउंट सिर्फ एक तरह से फिक्टिशियस असेट्स होती हैं, ये रियल में होती नहीं है, बट ये जो हमारा अगर किसी भी तरह का कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसके नेचर को ये रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि नॉमिनल अकाउंट में मैंने अभी आपको बताया था, सारे लॉसेस आते हैं, सारे एक्सपेंसेस आते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट एंड गेन्स भी हो सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट हमारा प्रॉफिट भी हो सकता है यानी कि इनकम, और इंटरेस्ट अगर हमने एज ए एक्सपेंस किया है तो वो हमारा क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। और डिस्काउंट रिसीव भी कर सकते हैं, पे भी कर सकते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम वो हम रिसीव भी कर सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं। फिर सैलरी रिसीव भी कर सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट में ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उसके थ्रू वो होती हैं। ये सारी चीजें क्या हुई, अगर हमने ट्रांजेक्शन किया है, किसी से सर्विस ली है तो हमें सैलरी देनी होगी, हमने कोई सामान परचेस किया है तो, और वो बाहर बाहर से हम अपने कंपनी के अंदर लेकर आए हैं तो रेंट देना होगा। तो ये सारे हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंदर ट्रीट किए जाते हैं। होप यहाँ तक आपको अकाउंट्स, उनके रूल्स, ये सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, हम बहुत शॉर्ट शॉर्ट चीजें देखेंगे, और अगर आपको ये चीजें पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, हम बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो चार्ट फॉर्म में आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम अगर थ्योरी, एक दो लाइन की थ्योरी में ही हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। बस मेन चीज है आपको समझ में आना चाहिए। ऐसे में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम दूसरी तरह से बताने की कोशिश करेंगे। बस आपको समझ में आना चाहिए, आपका पेपर खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती हैं वो किस तरह के नेचर की होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो हमारी दोनों तरह के नेचर की होती हैं, क्वालिटेटिव भी होती हैं और क्वांटिटेटिव भी होती हैं। जैसे कि नॉन क्वांटिटेटिव को हम दूसरे नाम से क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव जिनको हम नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वालिटेटिव का मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है,
अब बहुत अच्छा है को आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ठीक है, नंबर्स में, कि ये 5 अच्छा है, 6 अच्छा है, ऐसे तो मैं नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ बहुत अच्छा है। तो आप बहुत अच्छा है को आप जो क्वालिटेटिव नेचर के जो प्रोडक्ट होते हैं या फिर कोई भी चीजें होती हैं उसको हम स्केल में डिफाइन करते हैं। आपने देखा होगा 5 स्केल, 7 रेटेड स्केल, उसके अंदर क्या करते हैं हम, एवरेज, अच्छा, बहुत अच्छा, फिर आता है एवरेज, कम अच्छा, बहुत बेकार, इस तरह से आप उसको स्केल करते हैं। तो इसमें इंफॉर्मेशन हमारी क्वालिटेटिव भी हो सकती है। क्वांटिटेटिव में मैंने ये कह दिया कि ये अ, इस प्रोडक्ट से मुझे सेटिस्फेक्शन मिला 10% का, या फिर मैंने बोल दिया आपको किसी प्रोडक्ट को लेके कि इसका प्राइस 10 रुपए है और इसका प्राइस 15 रुपए है, तो आपने इजिली नंबर से पता कर लिया कि ये सस्ता है 10 रुपए का, ये 15 का, ये महंगा है, ठीक है। तो क्वालिटेटिव नंबर्स में डिफाइन होंगे, क्वांटिटेटिव हमारी जो होते हैं वो हमारे क्वालिटेटिव नेचर के होते हैं, यानी कि उनको हम नंबर में डिफाइन नहीं कर सकते। अब देखिए, आप सबको ये पता होगा अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है जो कि नंबर्स में ट्रीट किए जाते हैं, इसलिए नॉन क्वांटिटेटिव को हम यहाँ पर ट्रीट नहीं करते, इनको हम फर्दर क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे दूसरे सब नंबर्स में हम इसको कन्वर्ट करके। अब क्वालिटेटिव में भी दो चीजें आती हैं। क्वांटिटेटिव में देखो, एक होता है हमारा अकाउंटिंग, एक होता है नॉन अकाउंटिंग। देखिए, जरूरी नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन हमने ली है वो सभी हमारे लिए हेल्पफुल हों, वो सभी हमारे अकाउंटिंग में हेल्प करें। तो उसमें कुछ होती है हमारी नॉन अकाउंटिंग, कुछ होती है अकाउंटिंग। अब देख लेते हैं अकाउंटिंग में भी क्या क्या होती हैं। देखिए, इस चार्ट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें अब मैं आपको एक तरह से वो सारी चीजें यहाँ पर बता रही हूँ जो कि आपके क्वेश्चन में बहुत घुमा घुमा के पूछी जाएंगे, तो वहां पर आपको पता होना चाहिए। देखिए, इसी से ही एक क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा कि अकाउंटिंग की कितनी ब्रांचेस होती हैं। तो देखिए, ये सारी अकाउंटिंग की एक तरह से ब्रांचेस हैं, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन, ये इसकी ब्रांच है, ठीक है। तो इस तरह से भी पूछ लिया जाता है। इनके मीनिंग भी आपको पता होने चाहिए। जैसे कि अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग की फर्स्ट ब्रांच आती है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, जो भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करना, उनको क्लासिफाई करना, समराइज करना, इंटरप्रेट करना और फिर उसका रिजल्ट निकालना, ये हमारा अकाउंटिंग, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाता है। इससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। वहीं अगर हम सेकंड पे बात करें तो सेकंड होता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। अब देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है जो कि हमारी हेल्प करती है किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को फाइंड आउट करने में, उसकी कॉस्ट को कंट्रोल करने में, उसकी कॉस्ट को फाइंड करने में कि इस प्रोडक्ट में कितनी कॉस्ट लगी, कितनी लगनी चाहिए, या फिर जो हमने सेट डिसाइड किए हैं, जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बनाई है उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल करना। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट होता है। फिर आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हमारी कंपनी में जो भी काम हो रहा है वो किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से हमें अपने मैनेजमेंट से वो काम करवाना है, ये सारी चीजों का रिकॉर्ड रखना मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाता है। फिर आता है हमारा ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन। ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी हम ऑपरेशन करवा रहे हैं वो कंपनी में किस किस टाइम पर हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, कितने लेवल पर हो रहा है, क्या उसका आउटपुट निकल कर आ रहा है, इन सब की इंफॉर्मेशन रखना, रिकॉर्डिंग करना, वो हमारा ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इनका मीनिंग क्लियर है, आपको पता पड़ गया कि आपके कंपनी के अंदर या फिर आपकी पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस में कितनी तरह की अदर अकाउंटिंग होती हैं जो कि आपको पूरी हेल्प करती हैं कंपनी को रन करने में, ठीक है। अब देखिए, एक और चीज़ है यहाँ पर मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता दूंगी। वैसे ये मैं आपको, अगर आप थ्योरी भी पढ़ना चाहेंगे तो हम इस पे थ्योरी भी कर चुके हैं। अ, आपको एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पे स्टूडेंट कई बार ऐसे बोलते हैं कि ये टॉपिक कराइए, ये टॉपिक कराइए। तो देखिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कॉमर्स से रिलेटेड, जैसे कि यूपी पीजीटी, टीजीटी, कॉमर्स से रिलेटेड नेट की एग्जाम, नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एम कॉम की तैयारी कर रहे हैं, बी कॉम की तैयारी कर रहे हैं, बीएड की तैयारी कर रहे हैं, देखिए सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ये कंटेंट आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप यूपी पीजीटी टीजीटी का सिलेबस उठा के देख लीजिए, बीएड का सिलेबस देख लीजिए, नेट का देख लीजिए, सब में यही चीज पूछी जाती है। बट नेट में थोड़ा डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर थोड़ा लेवल कम होता है नेट में, और हाई लेवल पूछा जाता है, लेकिन चलती सारी प्रोसेसिंग यहीं से है। आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी तो आप हाई वर्जन भी इजिली सीख लोगे। तो आप
कोई भी वीडियो कॉमर्स से रिलेटेड आप कुछ भी मिले आप सब देखा करिए, सारे प्रैक्टिस करा करिए, क्योंकि अकाउंटिंग ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ यहाँ आपका सिलेबस इतना था, आपने सिर्फ पर्टिकुलर उसकी वीडियो देखी हो गया काम, नहीं। सारी अकाउंटिंग सारी कॉमर्स एक दूसरे से लिंक है। कहीं से भी आप कुछ भी पढ़ेंगे आपको वहां पे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो कुछ भी पढ़िए, कहीं से भी कोई भी वीडियो देखिए, बस आपके कॉमर्स से रिलेटेड होनी चाहिए, आपको हेल्प जरूर मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग की। तो देखिए फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा आप आगे कुछ भी अच्छे से लर्न नहीं कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग के फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन होता है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं, अभी मैंने आपको ऊपर बताया। आइडेंटिफाई करोगे आप कि कौन सा ट्रांजेक्शन हमारा क्वालिटेटिव नेचर का है और कौन सा हमारा क्वांटिटेटिव नेचर का है, ठीक है। जो आपके रिसर्च आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है आप सिर्फ उस डेटा को लोगे, बाकी डेटा को आप छोड़ दोगे, क्योंकि जरूरी नहीं है आपके काम के लिए या आपके रिसर्च के लिए सारा डेटा हेल्पफुल हो, ठीक है। सिर्फ आपको कौन सा डेटा लेना है, मॉनेटरी एस्पेक्ट का डेटा। फिर आते हैं सेकंड स्टेज जो कि हमारी रिकॉर्डिंग। अब आपने सारे मॉनेटरी एस्पेक्ट के डेटा ले लिए, अब उसको रिकॉर्ड करना सीरियल वाइज। रिकॉर्डिंग आप कैसे करोगे, जर्नल में रिकॉर्ड करोगे, बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग के बाद अगर हम थर्ड स्टेज पे जाएं तो फिर आता है क्लासीफाइंग। आप सबको पता होगा क्लासीफाइंग के थ्रू हम क्या करते हैं। क्लासीफाई में जो भी हमारी रिलेटेड बुक्स होती हैं उनमें हम उसको पोस्ट करते हैं, जैसे कि कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, जिसको हम लेजर भी बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंट बुक्स में हमने उसको फर्दर क्लासीफाई कर दिया। फिर आता है समराइजिंग। अब इसको करने के बाद हमने क्या किया, समराइज की, यानी कि सारी इंफॉर्मेशंस को हमने समराइज करके एक तरफ इकट्ठा कर लिया। अब इकट्ठा कर लिया तो काफी सारी चीजें, जब भी आप कोई भी काम करते हो, जब सारी चीजें आप फिला देते हो, सेट करके रख देते हो, फिर सब एक साथ आप उन सबको इकट्ठा करते हो तो आपको उस चीज को समझने में आसानी होती है, ठीक है। उसी तरह से सेम ही अकाउंटिंग है, बहुत सिंपल है अकाउंटिंग, बहुत सिंपल है। आप हर चीज को ना अपने माइंड में एक मैप बना के याद करा करो, बहुत आसान होगा करना। फिर है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग में क्या होता है, आप चीजों को यहाँ पे एनालाइज करोगे कि अच्छा ये ट्रांजैक्शन जो है ये यहाँ पर कैश में आया और ये ट्रांजैक्शन वहाँ सेम यही वहां पर मशीन में है, यानी कि इसका उससे लिंक है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, आप यहाँ पर एनालाइज करोगे सारी चीजों को, कहाँ कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कौन सी ट्रिक लगानी है, क्या करना है, कैसा करना है, सारी चीजों को आपने एनालाइज कर लिया। उसके बाद आप इंटरप्रेट करोगे। इंटरप्रेट का मतलब यहाँ पर ये है, आपने जितने भी रूल्स लगाए यहाँ पर, मेथड्स यूज किए यहाँ पर आपने, उसके थ्रू आप इंटरप्रेट करोगे चीजों को कि अच्छा इतने परसेंट एक्सपेंडिचर हुआ, इतना इन्वेस्ट हुआ, इतना यहाँ पर हमने हमारे पास इनकम आई, इतना हमने खर्चा किया, तो यानी हमारा खर्चा क्या हो गया, कम हो गया या फिर ज्यादा हो गया। तो आपने इंटरप्रेट किसके थ्रू किया, रेशियोज के थ्रू किया। आपने और भी बहुत सारे टूल यूज किए, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, फाइनल अकाउंट है, इसके थ्रू आपने क्या किया, इंटरप्रेट किया। अब यहाँ पे कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब है अब आपने ये सारी चीजों के थ्रू इंटरप्रेट करके अब आप कम्युनिकेट करोगे अपनी हायर पार्टी को, जो भी जिससे भी कंसर्न है आप उस पार्टी को ये सारी इंफॉर्मेशन दोगे कि देखिए ये है इसकी फाइनल अकाउंट, इतना इसकी फाइनेंशियल पोजीशन है, इतना इसका लॉस निकल कर आया है, इसके रेशियोज इतने हैं, प्रॉफिट रेशियो इसका इतना है, लिक्विडिटी रेशियो इसकी इतनी है, आप देखिए इसके मतलब सारी चीजों को कम्युनिकेट करना हायर अथॉरिटी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, या फिर जो भी आपका हेड है उसको देना, वो कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। तो अकाउंटिंग ये सारी प्रोसेसिंग को लेके चलती है। तो ये फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग है। आई होप यहाँ पर आपको फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग पूरे लर्न हुए होंगे। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग आपके एग्जाम में बहुत घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए थोड़ा सा ओवरव्यू हम यहाँ पे रेशियो का ले लेते हैं। रेशियोज भी आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी, उनके फॉर्मूले वो आप एज इट इज लर्न कर लीजिए। न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में नहीं आते हैं तो ज्यादा फोकस मत करिएगा। मुश्किल से मुश्किल अगर बाई चांस एक या दो क्वेश्चन भी आए तो आप उसमें अगर आप बहुत ही एक्सपर्ट हैं तभी उनको करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। और वो भी ऐसे आते हैं कि आपको कोई ट्रेडिंग अकाउंट दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, उसमें से आपको प्रॉफिट रेशो निकालो, ये निकालो, वो निकालो। तो इस तरह से आएंगे तो आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे ज्यादा फोकस करिए थ्योरी पर, थ्योरी आपकी अच्छी होगी
तो आप न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, हम एक वीडियो न्यूमेरिकल पर भी कर लेंगे, ठीक है। रेशियो एनालिसिस की बात करें तो देखिए रेशियो के अंदर टोटल 4 होते हैं रेशियोज हमारे, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इनको लर्न कर लीजिए, मीनिंग भी इनका पूछा जा सकता है। देखिए लिक्विडिटी रेशियो की बात करें तो ये हमारे फर्म की जो भी करंट ऑब्लिगेशंस होती हैं उनको मेजर करने में हेल्प करता है कि हमारी कंपनी में कितनी लिक्विडिटी है, अगर किसी भी तरह का कोई भी हमारे करंट कोई भी ऐसी लाइबिलिटी आती है तो हम उसको पे ऑफ कर पाएंगे या नहीं। और किसी भी कंपनी के लिए उसकी लिक्विडिटी रेशियो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, तभी तो मैंने आपने कल की वीडियो देखी होगी, वहां पर मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको हम बोनस शेयर देते हैं, तो बोनस शेयर्स उनको इसलिए दिए जाते हैं जिससे कि लिक्विडिटी रेशियो उनका स्ट्रांग रहे। अगर वो उनको पेमेंट कर देंगे तो वहां पे लिक्विडिटी उनकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो कोई भी कंपनी अपनी लिक्विडिटी कम नहीं करना चाहती, इसलिए वो बोनस शेयर्स और भी बहुत सारे मेथड्स हैं उनको फॉलो करती है जिससे उनकी लिक्विडिटी पे कोई भी असर ना पड़े, ठीक है। फिर आता है हमारा सेकंड, सॉल्वेंसी रेशो। ये रेशो हमारा शो करता है डेब्ट और इक्विटी की पोजीशन को इन फाइनेंसिंग द फर्म असेट्स, यानी कि सॉल्वेंसी के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे कंपनी के अंदर डेट और इक्विटी की जो रेशियो है वो कितनी है और किस तरह की है। देखिए ये डेट और इक्विटी की जो पोजीशन है वो फर्म में चेंज होती रहती है, और लेकिन ये चीज़ें इनको अपनी जो प्रोस्पेक्टस होता है उसके अंदर डिफाइन करना होता है किसी भी कंपनी को कि उसकी फर्म की डेट पोर्शन ज़्यादा है या इक्विटी पोर्शन ज़्यादा है, और चेंज भी करते हैं तो ये भी उनको पब्लिकली बताना होता है, क्योंकि आपको पता है इक्विटी और डेट ये सब पोर्शन अगर चेंज होंगे तो वहां पे किसको फर्क पड़ेगा, शेयर होल्डर्स को फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें उनको एक्सप्लेन की जाती हैं। फिर आता है हमारा एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो की बात करें तो ये यहाँ पर कंपनी की जो भी एसेट्स होती हैं उनके यूटिलाइजेशन के बारे में बताता है। देखिए किसी भी कंपनी में ज़्यादा एक्टिविटी होगी यानी कि उस कंपनी के एसेट्स ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, उनकी इफिशियंसी ज़्यादा है। लेकिन अगर किसी कंपनी में एक्टिविटी ही नहीं है, प्रोडक्शन बहुत कम होता है या फिर कभी कभी होता है, तो वहां पे यानी कि कंपनी की एफिशिएंसी नहीं है, उनके एसेट्स यूज ही नहीं होते। तो ये सारी चीजें भी बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। फिर आता है लास्ट हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो की यहाँ पे बात करें तो ये रेशो हमारे मेजर करते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस को और इफेक्टिवनेस ऑफ द फर्म को। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये है किसी भी फर्म की का प्रॉफिटेबिलिटी रेशो अगर इंक्रीज हो रहा है यानी कि प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है यानी कि सारी चीजें उसकी अच्छी चल रही हैं, वर्कर्स अच्छे से काम कर रहे हैं, कंट्रोलिंग पावर अच्छी है, सारी चीजें स्मूथ वे में चल रही हैं, ठीक है। तो होप यहाँ पर आपको ये सारे रेशियोज भी क्लियर हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आई होप यहाँ पर आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। और कोई भी आपको क्वेरी लगती है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये पीडीएफ अब पूरी कंप्लीट हो चुकी है, हमने डिस्कस कर लिया है, तो इसका पीडीएफ मैं आज ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगी। 2 टेलीग्राम ग्रुप है हमारे, माई कॉमर्स इन्फो के नाम से और माई कॉमर्स इन्फो डिस्कशन के नाम से, दोनों ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी क्वेरी हो वहाँ भी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में यहाँ भी लिख सकते हैं। तो वीडियो कैसी लग रही है जरूर बताइए, समझ में कोई पॉइंट नहीं आ रहा वो भी आप बता सकते हैं, लेकिन उस कुछ चीज़ को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बीच में क्या होता है अगर मैं आपको डिस्कस करूंगी वो सारी चीज़ें तो जो मेरे माइंड में एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे आपको लेकर किसी पॉइंट को लेकर वो वहाँ पे मैं भूल जाऊंगी और एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोई पर्टिकुलर टॉपिक बता सकते हैं कि हमें उस पर डीप डिस्कशन चाहिए तो हम वो भी करने को तैयार हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।